हेलो एवरीवन, आज हम करंट अफेयर की एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे जो कि इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये न्यूज़ क्या है कि बगदाद में शुरू हुआ अरब लीग शिखर सम्मेलन, गाज़ा को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान। तो बगदाद में अभी जो अरब लीग शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें गाज़ा को लेकर ऐलान किए गए हैं कुछ, और भी जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जिसके बारे में आज हम देखेंगे। बगदाद शिखर सम्मेलन में अरब नेताओं की बैठक, क्षेत्रीय मुद्दों पर संयुक्त वक्तव्य जारी होता है। मतलब जो उनके क्षेत्रीय मुद्दे हैं अरबी कंट्रीज़ को लेकर, उनको लेकर कुछ बातचीत की गई और कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है? 34th अरब लीग शिखर सम्मेलन हुआ है 17 मई 2025 को इराक की राजधानी बगदाद में हुआ है। यहाँ पर देखिए आप, ये इराक का मैप है पूरा येलो कलर का, यहाँ पर बगदाद है और इराक की कैपिटल बगदाद उसमें हुआ है। यह इराक द्वारा आयोजित चौथा शिखर सम्मेलन था, मतलब इराक इसको 4th बार कंडक्ट करवा रहा है और 2012 के बाद ये पहला है। सम्मेलन में गाज़ा में इजराइल के सैन्य अभियानों और क्षेत्रीय संकट, विशेष रूप से फिलिस्तीनी मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई है। ट्रंप, इसी दौरान क्या होता है कि इस सम्मेलन से 1-2 दिन पहले ही ट्रंप की यात्रा अरब देशों में होती है, तो इसका भी कुछ इफेक्ट पड़ता है, ये भी हम देख लेते हैं। ट्रंप की अरब देशों की यात्रा के दौरान सम्मेलन होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दूसरी कार्यकाल की पहली प्रमुख विदेश यात्रा के रूप में 13 से 16 मई 2025 तक 3 अरब देश, सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया था। यह यात्रा उनकी अमेरिका पहले नीति यानी कि अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी है उसको और व्यापारिक सौदों पर केंद्रित थी, जिसमें क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक निवेश और भू राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा शामिल थी। यह दौरा 34th अरब लीग शिखर सम्मेलन 17 मई 2025 बगदाद से ठीक पहले हुआ था। हालांकि ट्रंप ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ट्रंप की यात्रा का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था उसका आर्थिक सौदे करने इन कंट्रियों से। ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर और यूएई से कुल $2 ट्रिलियन से अधिक निवेश और व्यापारिक समझौतों की अंतिम रूप दिया है। सऊदी अरब में उसने $600 बिलियन का निवेश और $142 बिलियन के हथियार सौदे का जो इन्होंने मतलब कि फैसला लिया है। कतर में $1.2 ट्रिलियन का आर्थिक आदान प्रदान, जिसमें $96 बिलियन का बोइंग विमान सौदा शामिल है। यूएई से क्या होता है कि $200 बिलियन के व्यावसायिक सौदे और $1.4 बिलियन का हथियार सौदा करते हैं ये कतर से, यूएई से। क्षेत्रीय कूटनीति क्या थी? गाजा संकट, सीरिया में बदलाव और ईरान के साथ परमाणु वार्ता करते हैं और ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जाती। ट्रंप ने सीरिया पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है और नए सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शारा से भी मुलाकात की उन्होंने। सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में खाड़ी देशों के साथ रक्षा साझेदारी को मजबूत किया है, ये भी एक उद्देश्य था ट्रंप की यात्रा का। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI जैसे क्षेत्रों में सहयोग, जैसे कि यूएई में 5 गीगावाट डेटा सेंटर परियोजना शुरू करने का इन्होंने फैसला किया है। देश विशिष्ट गतिविधियां क्या थी उनकी? सऊदी अरब में 13 से 14 मई तक रहते हैं, वहां पर जाते हैं। ट्रंप का रियाद में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भव्य स्वागत किया था सऊदी अरब के जो हैं, जिसमें अरबी घोड़े, फाइटर जेट, एस्कॉर्ट और निवेश सम्मेलन शामिल थे। ट्रंप ने सीरिया के प्रतिबंध हटाने की घोषणा की और सऊदी अरब की विजन 2030 को समर्थन दिया है। सऊदी अरब ने अमेरिका में चिकित्सा और सैन्य अनुसंधान में निवेश का वादा किया है और ये भी कहा जा रहा है कि अब $1 ट्रिलियन जो निवेश करेगा सऊदी अरब अमेरिका में, इस पर भी बातचीत हुई थी। कतर में 14 मई को जाते हैं। कतर के अमीर शेख जो तमीम बिन हमद अल थानी है, उनके साथ मुलाकात होती है, जिसमें बोइंग जेट सौदे पर हस्ताक्षर होते हैं। कतर ने ट्रंप को $400 मिलियन का एक लग्जरी बोइंग 747 उपहार में देने की पेशकश की है, जिसे एयरफोर्स 1 के रूप में उपयोग करने की योजना है। हालांकि इसने नैतिकता और सुरक्षा पर सवाल भी उठाए हैं। ट्रंप ने कतर की मध्यस्थता भूमिका, जो कि गाजा यूक्रेन की सराहना की है। यूएई 15 से 16 मई में जाते हैं।
अबू धाबी में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन ने ट्रंप का स्वागत किया। ट्रंप ने शेख जायद ग्रैंड मस्जिद और अब्राहमिक फैमिली हाउस यानी कि मस्जिद जो सिनागॉग है, चर्च, उसका दौरा किया था ट्रंप ने। और यूएई ने ट्रंप को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्रदान किया है। एआई और डेटा सेंटर सहयोग पर समझौता हुआ है। साथ ही नवीदिया के H100 चिप्स के आयात की भी अनुमति की गई, मतलब अनुमति मिली है। गाजा और क्षेत्रीय मुद्दे पर चर्चा होती है। ट्रंप ने गाजा में मानवीय संकट पर चिंता जताई और कहा कि वे दोनों पक्षों को देख रहे हैं। उन्होंने अगले महीने अच्छी चीजें होने की उम्मीद जताई है, लेकिन कोई ठोस अभी तक योजना नहीं दी गई है। ट्रंप ने इजराइल का दौरा नहीं किया, जो अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए असामान्य है, जिसे इजराइल यूएस संबंधों में तनाव के संकेत के रूप में देखा गया है। अब देखिए, इजराइल और यूएसए के संबंध ऐसे लगता है कि अब इसको तनाव के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि बाकी सभी अरबी कंट्रियों का दौरा, मतलब 3 जो देश है उनका दौरा किया, लेकिन इजराइल में ट्रंप नहीं गए हैं। सऊदी अरब ने इजराइल के साथ सामान्यकरण को फिलिस्तीनी राज्य के लिए 2 राज्य समाधान से जोड़ा है। ट्रंप का जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक हित भी था ये दौरे के पीछे, अब वो क्या था, ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, जिसे उनके बेटे डोनाल्ड जूनियर और एरिक ट्रंप चलाते हैं, इन तीनों देशों में रियल एस्टेट परियोजनाओं में शामिल है, जिससे हितों के टकराव की चिंता बढ़ गई है। ट्रंप ने इस दौरे को अपनी व्यक्तिगत छवि और डील मेकर की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया है, जिसमें भव्य स्वागत और सम्मान उनकी पसंद के अनुरूप थे। 34वें अरब शिखर सम्मेलन से संबंधित कैसे है ये? ट्रंप की यात्रा अरब लीग शिखर सम्मेलन से कुछ दिन पहले होती है, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं होते। हो सकता है वो कुछ ऐसे फैसले पहले, कुछ ऐसी बातचीत चर्चा करके चले गए हो जब ये सम्मेलन होना था उससे पहले। शिखर सम्मेलन में गाजा संकट और क्षेत्रीय एकता पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो कि ट्रंप के दौरे के कुछ एजेंडे, जिसमें गाजा और सीरिया से मेल खाता है। सऊदी अरब और यूएई देश जो कि ट्रंप के दौरे के मेजबान थे, अरब लीग में प्रमुख खिलाड़ी हैं और उनकी ट्रंप के साथ चर्चाएं शिखर सम्मेलन के कुछ मुद्दे जैसे कि गाजा पुनर्निर्माण, सीरिया को प्रभावित कर सकती है। मतलब कुछ ऐसी चर्चा पहले उनके बीच हो चुकी है। महत्व क्या? इस दौरे ने खाड़ी देशों के साथ अमेरिका के आर्थिक रणनीतिक संबंधों को मजबूत किया। ट्रंप ने सीरिया के साथ संबंध सामान्य करने की कोशिश की है और इसके लिए उसने कुछ अहम कदम उठाए हैं जो कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। खाड़ी देशों ने ट्रंप को भव्य स्वागत किया और उनके साथ व्यक्तिगत व्यावसायिक संबंधों को प्राथमिकता दी है। इसकी कुछ आलोचनात्मक तथ्य भी हैं। इजराइल को छोड़ना और गाजा पर अस्पष्ट रुख ने अमेरिका इजराइल संबंधों में तनाव को भी उजागर किया है, क्योंकि इजराइल उन्होंने छोड़ दिया है। हालांकि जितने भी अमेरिकी राष्ट्रपति थे सभी ने इजराइल की यात्रा की अपने कार्यकाल के दौरान, लेकिन अभी इस बार ये ऐसा हुआ है पहली बार कि ट्रंप इजराइल में नहीं गए हैं। कतर का $400 मिलियन विमान उपहार, मतलब उसे एक उपहार मिलता है $400 मिलियन का, जो कि कतर के द्वारा दिया जाता है। और ट्रंप के व्यावसायिक हितों के ने नैतिकता और पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं, मतलब उन्हें एक प्राइवेट जेट दिया गया है। मानवाधिकार मुद्दे, विशेष रूप से सऊदी अरब में ट्रंप की चुप्पी की आलोचना हुई है। अरब लीग सम्मेलन की अब हम बात करते हैं। अरब लीग सम्मेलन में क्या हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सम्मेलन की पिक्चर है जो हमने ऑफिशियल वेबसाइट से ली है। और यहाँ पर आप अरब लीग की जो कंट्रीज हैं, मतलब कितने देशों इसमें जो मेंबर्स हैं, सदस्य मेंबर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 22 देश है। इसमें अल्जीरिया, बहरीन, मतलब पूरे जितने भी अरेबी कंट्रीज है, ये देखिए ये अरेबी कंट्रीज का मैप है और इसमें पूरे देश वो शामिल है जो इसमें आते हैं। सम्मेलन के प्रमुख मुद्दों पर अगर हम बात करें तो प्रमुख मुद्दे यही थे, ये 5 प्रमुख मुद्दे थे। फिलिस्तीनियों का मुद्दा था, जो कि अभी गाजा में इजराइल में युद्ध चल रहा है उसको लेकर। सीरिया संकट है, यमन युद्ध, आर्थिक सहयोग और सूडान संकट। तो ये इन प्रमुख मुद्दों पर बातचीत की गई है। तो इसमें क्या हुआ कि गाजा को बसाने का अरब प्लान एक सामने रखा गया है। फिर से गाजा को बसाने की, मतलब पुनर्निर्माण की घोषणा की गई है। सम्मेलन के प्रमुख बिंदु क्या है? गाजा और फिलिस्तीनी मुद्दा सबसे पहले उठा था, क्योंकि अभी देखा जाए तो पूरे विश्व में इसकी आलोचना, इजराइल की आलोचना की जा रही है कि वह मानवीय हितों के विरुद्ध खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि उनके द्वारा, इजराइल के द्वारा गाजा में सभी तरह की सहायता पर पाबंदी लगा दी गई और नाकाबंदी कर दी गई है। तो सबसे पहले मुद्दा यही उठता है सम्मेलन में। सम्मेलन का मुख्य एजेंडा गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई, वहां के मानवीय संकट को संबोधित करना था।
अरब नेताओं ने गाजा के पुनर्निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से वित्तीय सहायता की मांग की है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने गाजा में नरसंहार को समाप्त करने, मानवीय सहायता जिसमें खाद्य यानी कि अनाज, पानी, दवाइयां, ईंधन की तत्काल आपूर्ति की भी मांग की है, क्योंकि इजराइल के द्वारा इन सभी को अभी तक इनकी पहुंच को बंद कर दिया गया। इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने गाजा और लेबनान के पुनर्निर्माण के लिए $40 मिलियन की सहायता की घोषणा की है। मतलब एक देश को $20 मिलियन मिलेगा। अब्बास ने हमास से गाजा पर नियंत्रण छोड़ने का आह्वान किया है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति जो है मोहम्मद अब्बास, उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी लोग नरसंहार के सामना कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि वर्तमान महत्वपूर्ण चरण में अधिक अरब और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की जरूरत है। बगदाद में अरब शिखर सम्मेलन में बोलते हुए अब्बास ने आक्रमण को समाप्त करने के लिए एक व्यापक अरब योजना का आह्वान किया। 2 राज्य समाधान को लागू करने और एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की दिशा में एक कदम के रूप में एक स्थायी और समावेशी युद्ध विराम की स्थापना का आग्रह किया। उन्होंने अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया, जिसमें बस्तियों का विस्तार करने, जबरन विस्थापन जैसी एक तरफा कार्रवाइयों को रोकने की बात कही है। उन्होंने पुण्य पुष्टि की कि फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन PLO फिलिस्तीनी लोगों का एकमात्र वैध प्रतिनिधि है तथा यह कहा कि इसमें शामिल होने के इच्छुक किसी भी समूह को इस वैधता को स्वीकार करना होगा। उन्होंने गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए किए गए प्रयासों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सराहना भी की है। तो वो तारीफ करते हैं कि गाजा में जो युद्ध रुका है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से रुका है। हालांकि देखा जाए तो ये युद्ध अभी भी चल रहा है। क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं? सम्मेलन में यमन, सूडान, सीरिया और लीबिया जैसे क्षेत्रों जो भी संघर्ष चल रहे हैं इनमें उस पर भी चर्चा होती है। सीरिया के नए नेतृत्व के संदर्भ में अरब लीग ने देश की एकता, संप्रभुता का समर्थन किया। सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शारा को अनुपस्थिति चर्चा का विषय रही है, क्योंकि उनकी अल कायदा से पूर्व संबंधों के कारण विवाद था। अमेरिकी प्रतिबंध हटने के बाद सीरिया नए चरण में प्रवेश करेगा, ये विदेश मंत्री कहते हैं। सीरिया के विदेश मंत्री असद अल शिबानी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा देश पर जो लगे प्रतिबंध उसको हटाने की घोषणा के बाद सीरिया एक नए अध्याय में प्रवेश कर जाएगा। उन्होंने इस कदम को सुधार और पुनर्निर्माण की शुरुआत का एक प्रमुख संकेत बताया। बगदाद में अरब लीग शिखर सम्मेलन के दौरान अपने वक्तव्य में अल शिबानी ने सऊदी अरब, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य अरब राज्यों के प्रति उनके सहयोगात्मक रुख और कूटनीतिक प्रयासों के लिए सीरिया की तरफ गहरा आभार व्यक्त किया, जिससे बदलाव दिखने नजर आते हैं। उन्होंने उनके समर्थन को ऐतिहासिक अरब जागरूकता और सीरियाई लोगों के साथ वास्तविक एकजुटता का प्रतिबिंब बताया। अल शिबानी ने कहा कि सीरिया अपनी पिछली नीतियों को भारी कीमत चुकाने के बाद अब अरब के पाले में लौट रहा है। तो उन्होंने कहा कि सीरिया अब फिर से अरेबी कंट्रीज में शामिल हो जाएगा, क्योंकि पहले ट्रंप के द्वारा इस पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। इराक की भूमिका क्या रहती है इस सम्मेलन में? इराक ने इस सम्मेलन को अपनी क्षेत्रीय स्थिति को मजबूत करने, अरब एकता को बढ़ावा देने के रूप में देखा। तो इराक ये कह रहा है कि इस सम्मेलन के बाद हमारी क्षेत्रीय स्थिति मजबूत होगी, हमारे जो अरब कंट्रीज की जो एकता है, स्ट्रेंथ है, उसको ताकत मिलेगी, उसको बढ़ावा मिलेगा। विदेश मंत्री जो फवाद हुसैन है, उन्होंने अरब देशों के बीच एकजुटता और बाहरी हस्तक्षेप को खारिज करने पर जोर दिया। इराक ने 5 पहले प्रस्तावित की थी, जिनमें अरब आतंकवाद विरोधी केंद्र, मादक पदार्थ विरोधी केंद्र, संकटों के बाद पुनर्निर्माण के लिए एक अरब फंड शामिल है। तो इराक की भूमिका, अभी जो मिस्र के राष्ट्रपति सीसी हैं, उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीनी राज्य के बिना शांति संभव नहीं हो सकती। मिस्र के जो राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी हैं, उन्होंने शनिवार को ये चेतावनी दी कि फिलिस्तीनी मुद्दा इतिहास के सबसे खतरनाक और संवेदनशील मुद्दों में से एक है और मतलब बहुत खतरनाक क्षण का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना गाजा और पश्चिमी तट में व्यवस्थित हत्या और विनाश कर रही है। ये तो सभी देशों को दिख रहा है कि इजराइल के द्वारा गाजा में हर प्रकार की सहायता को पर प्रतिबंध लगाना और नाकाबंदी करना, ये तो मानवीय हितों के और विरोध में है। और जो अमानवीय मतलब जो वहाँ के मनुष्य बहुत ही गहरे संकट का सामना कर रहे हैं। अरब देशों के अस्तित्व को खतरा, ये भी इस सम्मेलन में बात की गई है। अरब लीग के जो महासचिव हैं अब्दुल अहमद अबुल घीत, उन्होंने कहा है कि अरब राष्ट्रीय सुरक्षा अभी भी
अपर्याय बनी हुई है। मतलब अभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत है। बढ़ते संकट और आंतरिक विभाजन के कारण कुछ अरब राज्यों का अस्तित्व ही खतरे में बढ़ चुका है। अबुल घीत ने सूडान में गंभीर मानवीय संकट जिसमें लीबिया की एकता के लिए खतरा बन रही है, आंतरिक दरार और लेबनान के पुनर्निर्माण के मार्ग में उसके समक्ष उपस्थित गहरी चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने लेबनान की जो संप्रभुता है वहां के इजरायली उल्लंघन की भी निंदा की है। वहां पर इजराइल घुस चुका है और अरब लीग द्वारा ज़ायोनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करने की बात दोहराई है। अबुल घीत ने इस बात की पुष्टि की कि फिलिस्तीनी मुद्दा अरब राष्ट्र के हृदय में एक रिश्ता हुआ घाव बना हुआ है। जो फिलिस्तीनी मुद्दा अभी चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच जो युद्ध चल रहा है, तथा उन्होंने क्षेत्रीय शांति और एकता में इसकी केंद्रीय भूमिका पर बल दिया है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस पूरे सम्मेलन का यही मोटिव था, यही एम था कि जो अरब देशों में अभी जो क्षेत्रीय मतलब संकट बने हुए हैं उनको कम किया जा सके और अरब कंट्रीज की एकता को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं जो एंटोनियो गुटेरेस ने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और अफ्रीकी संघ के प्रतिनिधियों सहित कई अंतर्राष्ट्रीय नेता उपस्थित थे। वहां पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने गाजा में स्थायी और तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है। गुटेरेस ने अरब लीग शिखर सम्मेलन के लिए बगदाद में एकत्रित नेताओं से कहा, हमें अब एक स्थायी युद्ध विराम की आवश्यकता है। उन्होंने ये कहा कि अब हमें एक मतलब बिल्कुल कंप्लीटली जो सीज फायर होता है युद्ध विराम वो वाला चाहिए। मैं इजराइल द्वारा जमीनी अभियान और अधिक विस्तार की कथित योजनाओं से चिंतित हूं। तो उन्होंने कहा कि जो इजराइल के द्वारा दिन ब दिन जो इतने ज़्यादा मतलब अत्याचार किए जा रहे हैं और जो अपना विस्तार करने की जो नीति अपना रहा है उससे बहुत परेशान हूं मैं। तो इस सम्मेलन के परिणाम क्या निकलते हैं? सम्मेलन में गाजा के पुनर्निर्माण योजना का समर्थन दिया गया था जिसे मार्च 2025 में काहिरा में भी प्रस्तावित किया गया था। मतलब इस चीज को पहले भी प्रस्तावित किया जा चुका है, लेकिन अब फिर इस पर एक जो है मतलब एक प्रस्तावना जो है मतलब प्रस्ताव पारित किया गया है जिसमें सभी देशों के द्वारा लगभग समर्थन दिया गया है। अरब नेताओं ने क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद विरोधी उपाय, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने की भी कोशिश करने का संकल्प लिया है। अब हम बात करते हैं अरब लीग का इतिहास क्या है, ये कब से बनी है, कब से इसके जो सम्मेलन है वो कब से शुरू हो रहे हैं। अरब लीग आधिकारिक तौर पर लीग ऑफ अरब स्टेट्स का एक क्षेत्रीय संगठन है जो अरब देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। इसका गठन 22 मार्च 1945 को काहिरा में मिस्र में हुआ था। इसका गठन काहिरा मिस्र में हुआ था। इसकी स्थापना अरब लीग की स्थापना अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल 1944 के आधार पर होती है जिसमें 7 अरब देश शामिल थे। पहले मिस्र, इराक, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया, ट्रांसजॉर्डन और यमन इन्होंने हस्ताक्षर किए थे सबसे पहले और इसका चार्टर 1945 में लागू होता है। मतलब इसको मान्यता मिलती है 1945 से। अरब लीग के उद्देश्य क्या है? अरब देशों के बीच एकता और सहयोग को मजबूत करना, सदस्य देशों की संप्रभुता, स्वतंत्रता की रक्षा करना, सामूहिक हितों को बढ़ावा देना जैसे कि आर्थिक विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान, क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना, हमारी हस्तक्षेप से अरब देशों की रक्षा करना। तो नाम से ही पता चलता है अरब लीग, इट मीन्स इसमें सभी अरेबिक कंट्रीज शामिल होंगी, वो मेंबर है इसकी और उनके देशों की संप्रभुता, आज़ादी को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और जो बाहरी कोई इंटरफेरेंस किसी और कंट्री के द्वारा की जाती है अरेबिक कंट्रीज में तो उसकी भी रक्षा करना, जो इनके सामूहिक हित है उनको बढ़ावा देना, आर्थिक आदान प्रदान, विकास, संस्कृति को भी बढ़ावा देना और उसको बिल्कुल बैलेंस करके रखना, आर्थिक देशों के बीच एकता बनाकर रखना, सहयोग को मजबूत करना। ऐसा ना हो कि कोई भी एक अरब कंट्री है वो किसी और देश का साथ दे रही हो और बाकी सभी एक साथ हो। तो इसी तरह इसके उद्देश्य ये हैं। प्रारंभिक वर्षों की अगर हम बात करें तो सदस्यता इसकी सबसे पहले 7 मेंबर थे, बाद में इस बाकी अरब देश शामिल होते हैं और अभी प्रेजेंट में 22 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी,
जिसमें अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूती, कुवैत, लीबिया, मॉरिटानिया, मोरक्को, ओमान, कतर, सोमालिया, सूडान, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात और फिलिस्तीनी शामिल है। तो इसमें कुछ दक्षिण अफ्रीका के देश भी शामिल है। प्रारंभिक चुनौतियां इसके लिए क्या रही थी? 1948 में जब फिलिस्तीन इजराइल युद्ध शुरू होता है तो वो अरब लीग के लिए एक बड़ी चुनौती थी। अरब देशों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया था, लेकिन सैन्य हार ने लीग की एकता और प्रभावशीलता पर सवाल उठाए थे। फिलिस्तीन को मतलब समर्थन किया, उसको सपोर्ट किया गया था अरब देशों के द्वारा, लेकिन जो मिलिट्री के द्वारा फिलिस्तीन हार जाता है इजराइल के द्वारा। औपनिवेशिक शक्तियां, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस से स्वतंत्रता की लड़ाई में अरब देशों का मतलब सामना करना पड़ा था। प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं कुछ। 1950 और 60 के दशक में अरब राष्ट्रवाद का उदय होता है। विशेष रूप से मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासर के नेतृत्व में 1950 में संयुक्त रक्षा और आर्थिक सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिसने सैन्य और आर्थिक सहयोग को औपचारिक रूप दिया था। अल्जीरिया की स्वतंत्रता होती है, अल्जीरिया आज़ाद होता है 1962 में। ऐसे मुद्दों को समर्थन किया जाता है। 1970 से 80 का दशक में क्या प्रमुख घटनाएं रही थी? 1973 के अरब इजराइल युद्ध, जिसमें यम किपुर युद्ध में अरब लीग ने तेल प्रतिबंधों के माध्यम से सामूहिक दबाव बनाया था। 1979 में मिस्र को अरब लीग से निलंबित कर दिया गया था, मिस्र को बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि उसने इजराइल के साथ कैंप डेविड समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन 1989 में फिर दोबारा शामिल कर लिया जाता है। लेबनान गृह युद्ध होता है 1975 से 1990 के बीच, और इराक ईरान का युद्ध होता है 1980 से 88 के बीच। और लीग की एकता को चुनौती दी जाती है, क्योंकि ये देश जो हैं ये अरेबिक लीग मतलब अरब कंट्रीज हैं, तो इसी बीच अगर अरब कंट्रीज के बीच ही युद्ध होना शुरू हो जाए तो ऐसा लगता है कि उनकी एकता को खतरा है। 1990 से 2000 का दशक में क्या होता है? 1990 से इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण किया जाता है और उसके बाद अरब लीग विभाजित हो जाती है। कुछ देशों ने अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन का साथ दिया था और बाकियों ने उनका विरोध किया था। फिर 2002 में अरब शांति सम्मेलन होता है, जो कि इजराइल फिलिस्तीन के संघर्ष के लिए 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन करती है, मतलब 2 राष्ट्र बनाए जाएंगे। 2002 में एक ऐसा प्रस्ताव रखा जाता है। 2011 के बाद फिर अरब वसंत होता है। अरब वसंत 2011 ने ट्यूनीशिया, मिस्र, लीबिया, यमन, सीरिया में उथल पुथल मच जाती है। अरब लीग ने लीबिया में नो फ्लाई जोन का समर्थन किया था और सीरिया को 2011 में निलंबित कर दिया जाता है, इससे बाहर निकाला जाता है, सस्पेंड हो जाता है। लेकिन 2014 में अरब लीग ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई का समर्थन किया था। वर्तमान स्थिति अगर हम देखें 2025 तक इसकी स्थिति क्या है? अभी इसमें 22 जो कंट्रीज है मेंबर हैं, फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्य के रूप में मान्यता दी गई है इसके द्वारा, और मुख्यालय इसका काहिरा मिस्र में है। प्रमुख मुद्दे क्या है? फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष, विशेष रूप से गाजा में जो अभी संकट की स्थिति बनी है उस पर विशेष रूप से ध्यान देना। सीरिया, यमन, सूडान और लीबिया में क्षेत्रीय अस्थिरता, आतंकवाद विरोधी उपाय करना, जलवायु परिवर्तन जैसे गैर पारंपरिक मुद्दों पर बातचीत करना और उसके लिए समाधान निकालना। हालिया गतिविधियां क्या है? 34वां अरब लीग शिखर सम्मेलन हुआ है 17 मई 2025 को बगदाद में, और गाजा पुनर्निर्माण की बातचीत हुई है। क्षेत्रीय एकता, संकट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। महत्व क्या है इसका? अरब लीग अरब दुनिया के लिए एक मंच प्रदान करती है, जो कि क्षेत्रीय मुद्दों पर सामूहिक रुख अपनाने में मदद करती है। यह संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अरब देशों की आवाज को भी मजबूत करती है। इसकी आलोचना की जाती है, कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें इनकी आलोचना भी होती है इस सम्मेलन की। सदस्य देशों के बीच राजनीतिक मतभेद होते हैं और इसके कारण जो उनकी प्रभावशीलता वो सीमित रह जाती है, इनका प्रभाव अच्छे से नहीं बन पाता। कुछ आलोचकों का मानना है कि ये बड़े संकट, जिसमें सीरिया, यमन में निर्णायक कार्रवाई करने में विफल रही है। आंतरिक विभाजन जैसे कि सऊदी अरब, ईरान समर्थित गुटों के बीच तनाव और इसके कार्यों को जटिल बनाते हैं, तो ये इसकी आलोचना की जाती है कुछ के द्वारा। अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें अगर पूरे सम्मेलन का, तो 34वां अरब लीग शिखर सम्मेलन ने गाजा संकट, क्षेत्रीय स्थिरता और अरब एकता पर ध्यान केंद्रित किया और इस पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है।
इराक की मेज़बानी की गई इराक के द्वारा और प्रस्तावों ने उनकी क्षेत्रीय भूमिका को मजबूत किया है, लेकिन दीर्घकालिक प्रभावशीलता प्रस्तावों के कार्यान्वयन और अरब देशों के बीच समन्वय पर निर्भर करेगी। गाजा और फिलिस्तीन मुद्दा अब अरब लीग के एजेंडे में प्राथमिकता बना रहेगा। मतलब अरब लीग का अब एक एजेंडा ऐसा बन चुका है जिसमें गाजा और फिलिस्तीनी के जो मुद्दे हैं उसको हर हाल में और हर जगह इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, इसको प्राथमिकता दी जाएगी ताकि वहां पर जो गाजा में मानवीय संकट अभी तक चला हुआ है उसको जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़ जिसमें हमने पूरा टॉपिक कवर किया है। जो अरब लीग सम्मेलन है वो कैसे अरब लीग बनी, उसका इतिहास क्या था, और अभी जो 34वां अरब सम्मेलन हुआ है जो अभी इराक की जो राजधानी बगदाद है वहाँ पर हुआ है, और इराक ने इसको जो कंडक्ट करवाया है, मेज़बानी की है इराक के द्वारा। तो इसमें जो भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जो भी बातचीत हुई, और इसी के साथ हमने देखा कि इस सम्मेलन से एक दिन पहले ही यहाँ पर जो ट्रंप यात्रा करने आते हैं अरब कंट्रीज में और उनका प्रभाव क्या पड़ता है। कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि अरब के द्वारा इन देशों को कहा गया था कि आपको गाजा के बारे में, मतलब जो भी मानवीय संकट उसमें आपको बातचीत करनी है, जो कुछ भी, तो हो सकता है कुछ अरेबी कंट्रीज जो हैं, जैसे कि शरिया में कहा जाता है जो सऊदी अरब है या कोई और भी कंट्रीज हैं, वो पूरी तरह से फॉलो करती है अमेरिका को, मतलब ट्रंप को। तो हो सकता है उनके कहने पर इस सम्मेलन में शामिल होकर उन्होंने गाजा का समर्थन किया हो, या कुछ भी ऐसा कहा, कुछ भी हो सकता है, ऐसा अभी तक कहा नहीं जा सकता कुछ भी। अगर इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगी तो हम लेकर आपके सामने आएंगे उस अपडेट को लेकर। तो मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।